नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। दुनिया में दौड़ेगी मेड इन इंडिया ईवी। प्रधानमंत्री ने मारुति के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को दिखाई हरी झंडी। टीडीएस लिथियम आयन बैटरी प्लांट का भी किया शुभारंभ। कहा, मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर बढ़ रहा है भारत। जापान और चीन की 4 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुरुवार को होंगे रवाना। 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। चीन के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर एससीओ शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। ईडी गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा पर भाजपा हमलावर। संवैधानिक संस्थाओं के अपमान का लगाया आरोप। चुनाव आयोग ने जनता से पूछे 5 सवाल। मतदाता सूची शुद्ध बनाने में सहयोग की अपील। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन, 5 लोगों की मौत, 14 अन्य घायल। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए अस्थायी तौर पर रोक। माता वैष्णो देवी यात्रा पर रोक। गृह मंत्री अमित शाह ने घटना पर जताया दुख। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की बात। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पीवी सिंधु की धमाकेदार शुरुआत। 40 मिनट में ही जीत लिया पहला मुकाबला। सिंधु ने बुल्गारिया की कलोयाना नलबंतोवा को दी मात। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित सुजुकी मोटर प्लांट में 2 ऐतिहासिक विकास कार्यों का उद्घाटन किया। यह ऐतिहासिक पहल भारत के हरित परिवहन के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने को दर्शाती है और साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि गणेशोत्सव की भावना के बीच मेक इन इंडिया यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। आज से भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहन 100 देशों में निर्यात किए जाएंगे। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। साथ ही आज हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो रही है। आज का ये दिन भारत और जापान की फ्रेंडशिप को भी नया आयाम दे रहा है। सुजुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो गाड़ियां बन रही है वो वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही है। ये जापान और भारत के रिश्तों की मजबूती तो है ही, भारत को लेकर ग्लोबल कंपनियों के भरोसे को भी ये आपके सामने प्रस्तुत करता है। स्वदेशी ये हमारा जीवन मंत्र बनना चाहिए दोस्तों। और यहां जापान के द्वारा जो चीजें बन रही है ना, ये भी स्वदेशी है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में 2 देशों का दौरा करेंगे। इस कड़ी में प्रधानमंत्री पहले जापान और फिर चीन का दौरा करेंगे। यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री 28 अगस्त को जापान की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। 29 और 30 अगस्त को वो जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वीं वार्षिक भारत जापान शिखर बैठक करेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री इशिबा के साथ पहली वार्षिक शिखर बैठक होगी। Prime Minister Shri Narendra Modi is embarking on an official visit to Japan on the evening of 28th August. He will be in Japan on the 29th and the 30th of August for holding the 15th India-Japan Annual Summit with the Prime Minister of Japan, His Excellency Shigeru Ishiba. This is a significant visit for several reasons. It's Prime Minister Modi's first annual summit with Prime Minister Ishiba. It is also his first standalone visit to Japan in nearly 7 years. He last visited for the annual summit in 2018. Since then, of course, he has visited Japan, but that has been for multilateral engagements and other ceremonial events. So this will be a visit that will be fully dedicated to the bilateral agenda between India and Japan. This is also Prime Minister's 8th visit to Japan since he took office in 2014 and reflects the very high priority that this particular relationship has foreign relations. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन के तियानजिन का दौरा करेंगे। साथ ही एससीओ से इतर प्रधानमंत्री कुछ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। गौरतलब है कि एससीओ में भारत के अलावा बेलारूस, चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान सदस्य देश हैं। भारत एससीओ में 2017 से सदस्य देश है और इससे पहले 2005 से पर्यवेक्षक था। Prime Minister Shri Narendra Modi will visit Tianjin, China, for the 25th meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Council, the SCO, on 31st August and 1st September 2025 at the invitation of His Excellency President Xi Jinping of China. The SCO was established with the primary goal of countering 3 evils of terrorism, separatism, and extremism, which continue to remain a challenge. Today, as a regional platform, there is a broader range of sectors of cooperation among the SCO members. The SCO comprises 10 members. In addition to India, they include Belarus, China, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. There are a number of dialogue partners and observers also. India has been a member of the SCO since 2017, and earlier it was an observer since 2005. During the period of its membership, India has held the chair of the SCO Council of Heads of Government in 2020 and of the SCO Council of Heads of State during 2022-2023. बिहार में चल रहे एसआईआर को लेकर इंडी गठबंधन के नेता लगातार विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी इस मुद्दे पर बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं। भाजपा ने राहुल गांधी की यात्रा पर फिर से सवाल खड़े किए हैं और विपक्षी नेताओं द्वारा संवैधानिक संस्थाओं के अपमान का आरोप लगाया है। इस बीच चुनाव आयोग आम लोगों से एसआईआर के मुद्दे पर 5 सवाल पूछने जा रहा है, जिसमें वो आम जनता की इस प्रक्रिया की उपयोगिता को बताने की कोशिश करेगा। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है, लेकिन मामला राजनीतिक रूप से गरमाया हुआ है। एसआईआर के मुद्दे पर बिहार इस समय सियासी अखाड़ा बना हुआ है। चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल हो रहे हैं। मंगलवार को राहुल की इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने फिर से चुनाव आयोग पर आरोप लगाए और बीजेपी की मदद करने की बात कही।
ये लोग लोगों के अधिकार को, लोगों के अस्तित्व को छीनना चाहते हैं। लोकतंत्र संविधान को खत्म करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। यहाँ संविधान जो अधिकार देता है वो अधिकार जनता से छीनी जा रही है, ये उसकी मामला है। राहुल गांधी की इस यात्रा पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है और कहा है कि राहुल गांधी हार की हताशा में चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगा रहे हैं और विपक्षी नेता संविधान का अपमान कर रहे हैं। सामंतवादी लोग और अराजकता फैलाने वाले लोग, इन्होंने दशकों तक गरीबों को वोट देने नहीं दिया। ये लोग संविधान के प्रति इनकी लेस मात्र भी भरोसा नहीं है, इनके पास कोई जनाधार बचा नहीं है। बार बार हारने की हताशा से ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ने में उन्माद। झूठ को सच नहीं बना सकते। राहुल गांधी वोट चोरी एक थेथरोलॉजी है, थेथरोलॉजी के सिवा कुछ नहीं है। आखिर क्यों नहीं एक वोट को भी दाखिल कर पाए? इससे साबित होता है ये झूठ को सच करना चाहते हैं, इसके सिवा कुछ। ये दोहरे चरित्र के कोई सिद्धांत नहीं, कोई नीति नहीं, सत्ता सुख के लिए समझौता करने वाले लोग हैं। इस मानसिकता के लोग कभी सेवक के भाव से नहीं, ये तो जंगल राज के सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले युवराज हैं, जो परिवारवाद की जमींदारी को जागीर समझकर राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एसआईआर के मुद्दे पर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत तेज है, तो इस बीच एसआईआर का काम भी बिहार में तेजी से जारी है। वहीं सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग भी देश भर के नागरिकों से 5 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने की तैयारी कर रहा है। आयोग के इस कदम का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना और इस प्रक्रिया में जन भागीदारी बढ़ाना है। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग के सवाल इस प्रकार हैं: मतदाता सूची की गहन जांच होनी चाहिए कि नहीं? मरे हुए लोगों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं? जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में 2 या अधिक जगह पर हैं, उनके नाम एक ही जगह पर होने चाहिए कि नहीं? जो लोग दूसरी जगह जा बसे हैं, उनके नाम हटाने चाहिए कि नहीं? विदेशियों के नाम हटाने चाहिए कि नहीं? इसके बाद कहा गया है, अगर उत्तर हाँ में है तो फिर चुनाव आयोग को मतदाता सूची को शुद्ध बनाने के इस कठिन कार्य को सफल बनाने में अपना योगदान दीजिए। जहां एक ओर एसआईआर के मुद्दे पर राजनीति लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी सुना जा रहा है, जहां सर्वोच्च अदालत ने इस प्रक्रिया पर रोक से इनकार कर दिया था, तो वहीं चुनाव आयोग को कुछ सुझाव भी दिए थे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पटना ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात बदलते बिहार की। पलायन की वजह से टूटता बिखरता परिवार कभी बिहार की नियति बन चुका था। अर्थव्यवस्था को गति देने का सरकार का प्रयास अब जमीन पर नजर आ रहा है। बिहार के मनीष झा, मुकुल कुमार और नजरुल आलम को अब घर के पास ही काम मिला है। घर के पास ही काम मिलने से लोगों की खुशी दोगुनी हो गई है। रिवर्स माइग्रेशन, जिसे रिटर्न माइग्रेशन भी कहा जाता है, यह उस धारणा को संदर्भित करता है जिसमें प्रवासी एक निश्चित अवधि के लिए किसी अन्य स्थान पर प्रवास करने के बाद अपने मूल स्थान पर लौट जाता है। बिहार में तेज गति से हो रहे इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इस सब को खासा प्रचलित कर दिया है। आइए हम फिर दिखाते हैं आपको एक नई कहानी, जिसमें रिवर्स माइग्रेट किस तरीके से यहाँ आकर के अपने ही राज्य में काम करके खुश है। बिहार अब वो बिहार नहीं रहा जहां से दूसरे राज्यों की ओर पलायन होता था। बिहार में अब रिवर्स पलायन हो रहा है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग कौशल वाले हजारों कामगार अपने घर की ओर लौट रहे हैं, जहां इन्हें पहले से ज्यादा सहूलियत और वेतन दोनों मिल रहा है। मुजफ्फरपुर की हाई स्पीड कमर्शियल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अकाउंट एंड फिनांस मैनेजर मनीष झा बताते हैं, मैं इससे पहले जमशेदपुर में हिंदुस्तान मीडिया में काम कर रहा था। अभी यहाँ पे बिहार में ये जब से इंडस्ट्री आई है, हम लोग को अच्छा मौका मिला है, जो घर के पास आकर के यहाँ पे फैमिली के साथ रह रहे हैं और अच्छा ढंग से काम भी कर रहे हैं और सब सुविधा भी मिल रही है। परिवार में साल में एक बार जाना होता था, थोड़ा टाइम लगते थे, छुट्टी का दिक्कत ये हो सब। यहाँ पे पास में घर है तो फैमिली के साथ रह रहे हैं। दक्षिण में बेंगलुरु और फिर उत्तर में देहरादून में काम करके बिहार वापस लौटे मुकुल कुमार की माने तो यहाँ जब देखे कि यहाँ कंपनी चालू हो गया है तो अपना इस जगह पर आकर काम कर रहे हैं। साफ सुथरा नजर पड़ रहा तो
वहाँ पैसे के कारण से पैसा बचता नहीं था, इसी कारण यहाँ के काम कर रहे हैं। बिहार में काम कर रहे हैं, यहाँ अच्छा लग रहा तो इसी कारण से यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ फैमिली है। नजरुल आलम मानते हैं कि बिहार में अब सब अच्छा हो रहा है। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि बिहार में ऐसी और भी कंपनियां खुलें, जैसी कंपनी में उन्हें काम मिल गया है। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ जो श्री नीतीश कुमार जी से, और ऐसा एक आध कंपनी हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। यहाँ पे बहुत अच्छा काम है, कोई तकलीफ नहीं, बहुत आराम से काम कर रहा हूँ। आपने देखा कि किस तरह कभी दूसरे राज्यों में कष्ट झेलकर रोजी रोटी कमाने वाले हमारे बिहारी भाई अपने घर में ही रोजगार मिलने पर कितने संतुष्ट हैं। रिवर्स माइग्रेट कामगारों की नई कहानी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। देश की राजनीति में एक विकल्प देने का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नया मामला है आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का। सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। अस्पताल निर्माण में कथित घोटाले को लेकर सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद ये मामला सियासी रूप से तूल पकड़ गया है। जहां आम आदमी पार्टी इसे राजनीति से प्रेरित बता रही है, तो वहीं भाजपा ने इसे आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का नया कारनामा बताया है। आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोपों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। अस्पताल निर्माण में हुए कथित घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए सौरभ भारद्वाज के आवास समेत जांच एजेंसी ने दिल्ली में कम से कम 13 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की इस कार्रवाई के बाद दिल्ली की राजनीति भी गर्मा गई है। ईडी की कार्रवाई पर जहां आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए, छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बताया, तो वहीं भाजपा ने हमला बोलते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली को सिर्फ लूटने का काम किया। भाजपा का कहना है कि पार्टी पहले दिन से ही भ्रष्टाचार के मामले उठा रही है और अब जांच एजेंसियों की कार्रवाई ने इन आरोपों की पुष्टि कर दी है। हमारा ये मानना है कि सौरभ भारद्वाज हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, ये सब वो भ्रष्टाचारी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की गंगा में खूब गोते लगाए हैं। अब जांच एजेंसी जांच कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य घोटाला दिल्ली में दिल्ली की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था, जिसके सूत्रधार खुद सौरभ भारद्वाज रहे हैं। ये रेड 100% फर्जी क्यों है? क्योंकि जिस समय का ये मामला है, जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ, तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे। प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है। एसीबी की जांच से पता चला कि साल 2018-19 में दिल्ली सरकार ने 24 अस्पतालों के निर्माण के लिए 5,590 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी। इनमें 11 ग्रीनफील्ड परियोजनाएं और 13 ब्राउनफील्ड परियोजनाएं शामिल थीं। 6 महीने में आईसीयू अस्पताल बनने थे, लेकिन 3 साल बाद भी काम अधूरा रहा। इनमें से कई प्रोजेक्ट्स में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। आरोप हैं कि एलएनजेपी अस्पताल की लागत बिना किसी ठोस प्रगति के 488 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,135 करोड़ रुपए हो गई। कई जगहों पर निर्माण कार्य बिना अनुमति के ही शुरू किया गया था और ठेकेदारों की भूमिका संदिग्ध पाई गई। इसके अलावा अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली यानी HIMS का काम 2016 से लंबित है और इसमें जानबूझकर देरी के आरोप हैं। भाजपा ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोई डिपार्टमेंट उठा लीजिए पिछले वाले सरकार के अंदर, अरविंद केजरीवाल साहब, आपके यहाँ पे तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता था। स्कूल के कमरों का मामला हो, चाहे वो लिकर का मामला हो, चाहे अब हॉस्पिटल का मामला हो, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। इस मामले में भारद्वाज के अलावा आप नेता सत्येंद्र जैन की भी जांच चल रही है। भारद्वाज, जो पहले दिल्ली विधानसभा में ग्रेटर कैलाश निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, आप सरकार में स्वास्थ्य, शहरी विकास और जल जैसे महत्वपूर्ण विभागों में कार्यरत थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में रिश्वतखोरी के एक मामले में कार्रवाई की है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त का नाम संजीव बाली है।
संजीव बाली राजौरी जिले में सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में सहायक आयुक्त हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सीबीआई ने आरोपी के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा ने शिकायतकर्ता से उसकी दुकान से नमूने एकत्र न करने और 1 साल के लिए निरीक्षण से छूट देने के लिए 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने आरोपी को शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगते और स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी के आवासीय परिसर की तलाशी ली गई, जिसमें 1.5 करोड़ से अधिक मूल्य की अचल संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित दस्तावेजों सहित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। दस्तावेजों की जांच की जा रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम नौसैनिक अड्डे पर मंगलवार को भारतीय नौसेना को नई शक्ति और नई पहचान मिली है। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए 2 अत्याधुनिक मल्टीमिशन स्टेल्थ फ्रिगेट्स आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को एक साथ नौसेना में शामिल किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस ऐतिहासिक समारोह की अध्यक्षता की। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी के नौसेना में शामिल होने से देश की समुद्री सुरक्षा में नई धार मिली है। विशाखापत्तनम नौसैनिक अड्डे पर आयोजित भव्य समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 अत्याधुनिक युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी को भारतीय नौसेना को समर्पित किया। यह पहला अवसर है जब 2 अलग अलग शिपयार्डों में बने युद्धपोत एक ही समय पर नौसेना के बेड़े में शामिल हुए। हमारी नौसेना भारत की समुद्री शक्ति का सशक्त प्रतीक है। यह न केवल हमारे कोस्टल एरियाज की रक्षा करती है, बल्कि इस बात को भी इंश्योर करती है कि इंडियन ओशन रीजन में भी पीस और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित उदयगिरी नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया 100वां जहाज है। ये अपनी श्रेणी का सबसे तेज जहाज है। वहीं कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित हिमगिरी भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता और आत्मनिर्भरता का सशक्त प्रतीक है। लगभग 75% स्वदेशी सामग्री से निर्मित ये युद्धपोत आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करते हैं। देश भर के सैकड़ों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग इस परियोजना से जुड़े रहे हैं। दोनों युद्धपोत प्रोजेक्ट 17 शिवालिक श्रेणी के फ्रिगेट्स की अनुवृत्ति हैं। आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन संयंत्र से लैस इन जहाजों में स्टेल्थ तकनीक, अत्याधुनिक सेंसर और उन्नत हथियार प्रणालियां शामिल हैं। ब्लू वाटर ऑपरेशंस में ये जहाज पूरी तरह सक्षम हैं और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति को और मजबूत करेंगे। नौसेना की परंपरा के अनुरूप नए युद्धपोतों को उनके गौरवशाली पूर्ववर्तियों आईएनएस उदयगिरी F-35 और आईएनएस हिमगिरी F-34 के नाम पर रखा गया है। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी के शामिल होने से न केवल भारतीय नौसेना की युद्धक क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी, बल्कि यह देश के रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक पड़ाव भी है। पूर्वी बेड़े में शामिल ये दोनों युद्धपोत हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री शक्ति को नई मजबूती देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मध्य प्रदेश के महू में आयोजित कार्यक्रम रण संवाद को संबोधित करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने कहा कि भारत हमेशा शांति के पक्ष में खड़ा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम शांतिवादी नहीं हो सकते। ये नहीं भूलना चाहिए कि शक्ति के बिना शांति काल्पनिक बात लगती है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा शस्त्र और शास्त्र की बात एक साथ की है। जीत के लिए सैन्य रणनीति और योद्धाओं का साथ आना जरूरी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत है। भारत गौतम बुद्ध, महावीर जैन और महात्मा गांधी की धरती है। उन्होंने कहा कि रण संवाद का उद्देश्य भविष्य के लिए रणनीति पर विचार विमर्श करना है, जिससे अनुभव और तकनीक के बेहतर सामंजस्य से भविष्य की रणनीति तय की जा सके। The idea of Ran Samvad is to create space for actual practitioners, the young and the middle-level officers, and encourage them. Ran Samvad, we expect ideas flowing irrespective of age,
service, or experience. Let's discuss this important subject more freely. Run means actually war, and Samvad is something to do with dialogue. The seminar combines dialogue and conversations with war and war fighting. मध्य प्रदेश के महू में 2 दिवसीय रण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भविष्य में युद्ध कौशल और युद्ध कौशल पर चर्चा हुई। ये विषय था। इस कार्यक्रम में एआई और नई तकनीक का प्रयोग किस प्रकार से युद्ध में किया जा सकता है, इस पर विस्तृत चर्चा हुई। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता नंदिता डागर की एक खास रिपोर्ट। हमने अपने बहुत ही कामयाब ऑपरेशन सिंदूर से क्या सबक सीखे हैं और वो कौन से टैक्टिक्स और प्रोसीजर्स हैं जो हम दुनिया में चल रही जंगों से सीख सकते हैं, चाहे वो रशिया और नेटो के बीच की जंग हो यूक्रेन में जो 3 साल से ज्यादा से चल रही है, या फिर कुछ ही दिनों की इजराइल या ईरान की जंग हो। तो वो रण संवाद हमारा एक कॉन्क्लेव है जो यहाँ आर्मी वॉर कॉलेज महू में चल रहा है। ये तीनों फौजों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का एक कॉन्क्लेव है जिसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों के साथ को मिलाकर हमें फ्यूचर सोल्जर्स या फ्यूचर वॉरियर्स तैयार करने का इसका मकसद है। क्योंकि हमारी भारत की सदियों पुरानी परंपरा जिसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र शामिल है और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज जो इमर्ज हो रही हैं जैसे कि एआई, रोबोटिक्स और ऑटोनॉमस हथियार शामिल हैं, उनको मिलाया जा रहा है। इस बार के रण संवाद का थीम है द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वॉरफेयर, क्योंकि हमारी फौजें और प्रधानमंत्री मोदी का ये मंत्र है कि हम आगे आने वाले कल की लड़ाइयां बीते हुए कल के हथियारों से नहीं लड़ सकते। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ मऊ से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज के लिए। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी भी प्रत्याशी द्वारा नामांकन वापस न लिए जाने की सूरत में अब सत्तारूढ़ एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच 9 सितंबर को सीधा मुकाबला होगा। सोमवार को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद बी सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन के बीच सीधा मुकाबला तय हो गया। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतदान की व्यवस्था संसद भवन के कक्ष F101 में की गई है। इस बीच इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्यसभा के नाम निर्देशित सदस्य वोट डालने के पात्र हैं। मतदान की व्यवस्था उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिकारी और राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी संभाल रहे हैं। वहीं मतों की गिनती उसी दिन शाम 6 बजे शुरू होगी और परिणाम तुरंत घोषित किए जाएंगे। सीपी राधाकृष्णन वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। राधाकृष्णन ने लोकसभा में 2 बार कोयंबटूर का प्रतिनिधित्व किया है, जबकि रेड्डी ने शीर्ष कोर्ट में रहते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। बहरहाल संख्या बल एनडीए के पक्ष में है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि 9 सितंबर को आखिर कौन बनता है देश का अगला उपराष्ट्रपति। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में दिल्ली में 3 दिवसीय व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है। 100 वर्ष की संघ यात्रा नए क्षितिज इस नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। व्याख्यान श्रृंखला में मोहन भागवत ने कहा कि भारत में पिछले 40,000 वर्षों से रह रहे लोगों का डीएनए एक है और मिलजुल कर रहना हमारी संस्कृति है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर आरएसएस सर संचालक मोहन भागवत ने कहा कि संघ की सार्थकता भारत के विश्व गुरु बनने में है। भारत को दुनिया में योगदान देना है और अब वो समय आ गया है। दिल्ली में आयोजित व्याख्यान श्रृंखला में मोहन भागवत ने कहा कि भारत में पिछले 40,000 वर्षों से रह रहे लोगों का डीएनए एक है और मिलजुल कर रहना हमारी संस्कृति है। उस कंटेंट में एक परंपरा है पूर्वजों की जो हम सबकी समान है। डीएनए को भी देखो वही है। 40,000 वर्ष पूर्व से भारतवर्ष के लोगों का डीएनए एक है, अखंड भारत की भूमि पर जो जो है। और
हमारी संस्कृति है मिलजुल कर रहने की। ये बातें अलग 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 रूप जो है वो हम में अलगाव पैदा नहीं करते, क्योंकि हम ये मानते ही नहीं कि एक होने के लिए यूनिफॉर्म होना पड़ता है। आरएसएस सरसंघचालक ने कहा कि हिंदू राष्ट्र के प्रखर होते समय जो शासन रहा वह पंथ संप्रदाय का विचार करने वाला शासन नहीं है। उसमें सबके लिए न्याय समान है। संघ किसी के विरोध में नहीं, किसी की प्रतिक्रिया में नहीं निकला है। संघ प्रमुख ने कहा, हिंदू राष्ट्र कहने का मतलब ये नहीं कि हम किसी को छोड़ रहे हैं या किसी का विरोध कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र शब्द का सत्ता से कोई मतलब नहीं, और हिंदू राष्ट्र के प्रखर होते विद्यमान रहते जो शासन रहा है वो शासन हमेशा पंथ संप्रदाय का विचार करने वाला शासन नहीं है। उसमें सबके लिए न्याय समान है। पंथ संप्रदाय भाषा कुछ भी नहीं, कोई भी भेद नहीं, प्रजा के लिए समान न्याय। इसलिए जब हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तब हम किसी को छोड़ रहे, ऐसा नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो किसी का विरोध कहते, ऐसा नहीं है। संघ इसमें से हुआ ही नहीं है। संघ किसी विरोध में प्रतिक्रिया में नहीं निकला है। संघ प्रमुख ने कहा कि संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करना जरूरी है। संघ अपने शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम की श्रृंखला से पूर्व देश के प्रमुख शहरों में व्याख्यान मालाओं का आयोजन कर रहा है। दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 दिवसीय व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में देश की राजनीति, कला, समाज, खेल, साहित्य, मीडिया क्षेत्र के दिग्गजों के साथ साथ कई देशों के राजनयिकों को भी आमंत्रित किया गया है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय रोजगार महाकुंभ का उद्घाटन किया। रोजगार महाकुंभ मेले में देश की कई नामी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं और करीब 50,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में उद्योगों को जितना प्रोत्साहन पिछले 70 वर्षों में नहीं मिला, उससे अधिक हमारी सरकार ने मात्र 8 वर्षों में प्रदान किया है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश में निवेश का वातावरण मजबूत हुआ, औद्योगिक विकास ने रफ्तार पकड़ी और स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए। उन्नीस से लेकर 2017 तक जितना प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री को 70 वर्षों में इंसेंटिव नहीं मिला होगा, अकेले 8 वर्ष में उससे ज्यादा हम लोगों ने इंडस्ट्री को दिया है जिन्होंने प्रदेश के अंदर निवेश किया है। परिणाम है 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्रदेश के अंदर आज जमीनी धरातल पर उतरे हैं। 60 लाख से अधिक युवाओं को अपने ही क्षेत्र में, अपने ही प्रदेश में काम मिला है। वहीं मेले में पहुंचे युवाओं ने भी सरकार के इस कदम को अपने लिए एक बड़ा अवसर बताया। ये बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइज करा गया है मुख्यमंत्री जी द्वारा और हम लोग को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं। यहाँ पे 100 से ज़्यादा कंपनियां आई हुई हैं और उनके इंटरव्यू प्रोसेस चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन या फिर स्किल के अकॉर्डिंग। कैसे कैसे जो हैं सब अपना इंटरव्यू देके उसमें बैठ सकते हैं और अपना एलिजिबिलिटी के हिसाब से जॉब पा सकते हैं। ये कदम है क्योंकि प्रदेश भर के बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म मिला है। मतलब जो भी बच्चे जहाँ भी हैं, जो बड़े परेशान हैं कि रोज़गार के लिए कुछ घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, तो उन्हें तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ा है। वो एक साथ आके यहाँ पे मल्टीपल सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। कई जगह वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, कई जगह आजमा सकते हैं। तो उनको बहुत एक ही छत के नीचे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। टोटल 100 से ऊपर कंपनीज यहाँ पर आई हुई हैं जो 10,000 से ऊपर जॉब ऑफर्स कैंडिडेट्स को देंगी। हर प्रकार के जॉब ऑफर्स यहाँ पर उपलब्ध है, हर एजुकेशनल स्किल लेवल के लिए। और इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स पर भी हमारा फोकस है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि करीब 2,000 से ऊपर जो जॉब ऑफर्स है वो इंटरनेशनल कंपनीज में किया जाए। दिल्ली स्टेट हज कमेटी ने हज 2026 के हाजियों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। इस शिविर में दिल्ली सरकार के डॉक्टर द्वारा हाजियों को मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। ये मेडिकल शिविर यानी कि ये स्वास्थ्य शिविर
30 अगस्त तक जारी रहेगा और इसका समय प्रातः 10 बजे से दिन के 2:30 बजे तक होगा। हाजियों को अपने मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट के साथ आना होगा, जिनमें सीबीसी, खून का रैंडम जांच, केएफटी, चेस्ट एक्सरे और ईसीजी शामिल है। साथ ही हज यात्री अपने टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर किसी भी सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरी या आयुष्मान आरोग्य मंदिर से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। दिल्ली प्रदेश से हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों के चयन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब हाजियों को ये मेडिकल सर्टिफिकेट दिनांक 30 अगस्त तक हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपलोड करना है या फिर दिल्ली प्रदेश हज कमेटी के कार्यालय हज मंजिल में जमा करना अनिवार्य है। भारत सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए आयुर्वेद दिवस की तिथि को स्थायी रूप से 23 सितंबर कर दिया है। राजपत्र अधिसूचना के अनुसार अब हर वर्ष इसी दिन आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले यह दिवस धन्वंतरी जयंती, धनतेरस के अवसर पर मनाया जाता था। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा प्रणाली नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति और प्रकृति के बीच सामंजस्य पर आधारित जीवन का विज्ञान है। उन्होंने बताया कि 2025 की थीम है लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, जो न केवल वैश्विक कल्याण बल्कि एक स्वस्थ पृथ्वी के लिए आयुर्वेद की क्षमता को सामने लाता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में आयुर्वेद दिवस के मौके पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के दूसरे चरण का उद्घाटन किया था। 2025 के आयुर्वेद दिवस पर आधुनिक जीवन शैली रोगों, जलवायु चुनौतियों और तनाव प्रबंधन जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें जन जागरूकता अभियान, युवाओं के लिए विशेष गतिविधियां, स्वास्थ्य परामर्श और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। जम्मू में भारी बारिश के बीच श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर मंगलवार को अचानक भूस्खलन हो गया। यह हादसा अर्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास हुआ, जहां पर भूस्खलन हुआ, जहां हजारों श्रद्धालु हर रोज मां वैष्णो देवी के दरबार की ओर जाते हैं। जोरदार धमाके के साथ पहाड़ी से मलबा और बड़े पत्थर ट्रैक पर आ गिरे। इस बीच श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अपना बयान जारी करते हुए बताया कि भूस्खलन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है और 14 अन्य लोग घायल हुए हैं। वहीं बचाव कार्य जारी है। व्हाइट नाइट कॉर्प्स की 3 राहत टुकड़ियां कटरा और उसके आसपास बचाव और राहत कार्यों में तेजी से जुट गई हैं। एक टुकड़ी अर्धकुंवारी कटरा में लोगों की जान बचाने में मदद कर रही है। एक राहत टुकड़ी कटरा से ठाकराकोट जाने वाली सड़क पर भूस्खलन वाले स्थान पर पहुंच गई है और एक टुकड़ी जौरिया के दक्षिण में सहायता प्रदान कर रही है। लोगों की जान बचाने, जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। नागरिक एजेंसियों के साथ गहन समन्वय किया जा रहा है। जो भी इंफॉर्मेशन आई है, इंद्रप्रस्थ के आसपास एक लैंडस्लाइड आई है, जिसमें कुछ लोगों की डेथ भी हुई है और कुछ लोग इंजर्ड हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी जो CHC कटरा में 5 डेड बॉडीज आई हैं। श्री माता वैष्णो देवी में भूस्खलन की घटना हुई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भारी बारिश के कारण भूस्खलन से हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। इस संबंध में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की। घायलों की मदद के लिए स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है और NDRF की टीम भी वहां पहुंच रही है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हो रही भारी बारिश के कारण ब्यास नदी के जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है। जलस्तर बढ़ने के कारण मंडी में बने पंडोह डैम में डिसिल्टिंग कार्य को रोक दिया गया है और जिससे अब सीधा पानी नदी में छोड़ा जा रहा है। ऐसे में नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने का निर्देश जारी हुआ है। उन्हें सचेत रहने के लिए कहा गया है।
पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से अब नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर भी दिखने लगा है। पंजाब में भी नदियां उफान पर हैं, जिससे लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। बाढ़ जैसे हालातों के चलते पंजाब में सभी स्कूल 30 अगस्त तक बंद किए गए हैं। पंजाब के गुरदासपुर के पास डेरा बाबा नानक में मौजूद गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन स्थल में पानी भर गया है। यहां हर रोज श्रद्धालु भारी संख्या में दर्शन करने पहुंचते हैं। सिर्फ गुरुद्वारे में ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में ही हालात खराब हैं। गुरदासपुर के मकोड़ा पत्तन में 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। ये सभी तेज बहाव में फंस गए थे, जिन्हें बीएसएफ, आर्मी और एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बचा लिया। बस्तर संभाग का सबसे घोर नक्सल प्रभावित इलाके का सुकमा जिले का पूर्ववर्ती गांव, जो कभी नक्सलियों की राजधानी और खूंखार माओवादी कमांडर हिडमा का जन्मस्थल है, लेकिन इसके नाम से वो जाना जाता था पहले, लेकिन आज इस गांव की पहचान बदल चुकी है। जहां कभी बारूद की गंध और गोलियों की गड़गड़ाहट से लोग दहशत में रहते थे, वहीं आज विकास की नई तस्वीर वहां से उभर रही है। देखिए डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता सोमेश पटेल की नक्सलियों की राजधानी और खूंखार माओवादी कमांडर हिडमा की जन्मस्थली सुकमा जिले के पूर्ववर्ती गांव से ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूं सुकमा जिले के पूर्ववर्ती गांव में। पूर्ववर्ती गांव वही है जो नक्सलियों की राजधानी के नाम से जाने जाती है और यहां पर नक्सलियों का कमांडर हिडमा यहीं उसकी जन्मस्थली है। जो सुकमा जिले का ये इलाका है पूर्ववर्ती गांव, इस इलाके में किस तरह से विकास हुआ है मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर इस गांव में पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार यहाँ पर देखिए बिजली आ चुकी है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी आई है, यहाँ पर राशन दुकान खुल चुका है, स्कूलें खुल चुके हैं। जो बरसों तक इस इलाके में जो विकास नहीं हुआ था, अब इस इलाके में विकास देखने को मिली है। देखिए वहाँ पर पानी टंकी यहाँ पर लगाया गया है। ये वही इलाका है जो नक्सलियों का जो मोस्ट वांटेड नक्सली है हिडमा, इसी इलाके में उसकी जन्मस्थली है, इसी इलाके में उसका जन्म हुआ है। और जो ये इलाका है पूर्ववर्ती गांव जो नक्सलियों की राजधानी हुआ करती थी, इस इलाके में अब विकास देखने को मिल रही है। पूर्ववर्ती गांव में क्या क्या सुविधा मिला है? सुविधा पूरा मिला है, बोरिंग है, अस्पताल है, स्कूल है, आंगनबाड़ी है, रोड है, उतना ही तो मिला। पहले ये सब था क्या? नहीं था। इस इलाके के जो डीएसपी हैं सुकमा जिले के, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर किस तरह का विकास हुआ है। पिछले 1.5 साल में हुए हैं। उसके पहले ये ऐसी स्थिति थी कि इस जगह पे जब फोर्स को ऑपरेशन करना पड़ता था तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। इस जगह में पहुँचना ही एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी। उसके जब हम यहाँ आते थे तब नक्सली बटालियन के साथ हमारी मुठभेड़ होती थी। इस जगह को शांत करने के लिए हमारे कई जवानों ने अपनी शहादत दी है, कई परिवार ने अपने बच्चों को खोया है, तब जाके ये जगह जो है इस जगह ऐसी बन पाई है जो आप देख पा रहे हैं। ये शुरू से ही नक्सलियों की राजधानी हुआ करती थी। 4 दशकों से इस इलाके में नक्सल समस्या चली आ रही थी। आज़ादी के बाद पहली बार इस इलाके में विकास देखने को मिला है। और देखिए जिस तरह सुरक्षा बल के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं, दिन रात यहाँ पर लगातार सुरक्षा पे डटे हुए हैं, विकास कार्यों को यहाँ पर करा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये तस्वीर जो देखने को मिली है पूर्ववर्ती सुकमा जिले में आता है और जो मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर हिडमा है, उसके नाम से इस गांव को जाना जाता है। इस इलाके में विकास देखने को मिल रहा है। अपने कैमरा से होगी मनोज लोखंडे के साथ सोमेश पटेल, पूर्ववर्ती सुकमा, छत्तीसगढ़। खराब मौसम के कारण जम्मू के शहीद वीर सिंह स्टेडियम में बुधवार को होने वाली कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2025 को स्थगित कर दिया गया है। बीएसएफ जम्मू ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर मंगलवार को ये जानकारी साझा करते हुए लिखा कि कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2025 के लिए शहीद वीर सिंह स्टेडियम बीएसएफ पलोरा कैंप जम्मू में होने वाली भर्ती प्रक्रिया कल 27 अगस्त 2025 को खराब मौसम के कारण उम्मीदवारों के हित और कल्याण को ध्यान में रखते हुए स्थगित की गई है। 27 अगस्त 2025 को निर्धारित उम्मीदवारों के लिए नई तिथि बाद में सूचित की जाएगी। क्या जम्मू से कटरा तक बनने वाला नया रेल ट्रैक
उधमपुर को बाईपास कर जाएगा? पिछले कुछ दिनों से यही सवाल सूबे की सियासी गलियारों में गूंज रहा था और एक बड़े विवाद को जन्म दे रहा था। लेकिन अब इन तमाम अटकलों और अफवाहों पर खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फुल स्टॉप लगा दिया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया है कि उधमपुर को नजरअंदाज करने की खबर पूरी तरह से भ्रामक है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रेल मंत्री के हवाले से यह जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की। हकीकत यह है कि यात्रियों के भारी दबाव को देखते हुए एक अतिरिक्त ट्रैक की फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही है, जिसका रूट अभी तय होना बाकी है। रेल मंत्री ने आश्वासन दिया है कि कोई भी फैसला सभी की राय लेकर ही होगा, बल्कि सरकार ने उधमपुर को अमृत भारत स्टेशन के तौर पर विकसित करने की घोषणा करके इस क्षेत्र के महत्व को और भी रेखांकित कर दिया है। तो क्या वाकई उधमपुर रेल नेटवर्क से कटने वाला है या यह सिर्फ एक अफवाह है? आइए इस ग्राफिक में पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं कि इस पूरे मामले में क्या भ्रम है और क्या सच। पहला भ्रम फैलाया जा रहा है कि नई रेल लाइन से उधमपुर स्टेशन बाईपास हो जाएगा, जबकि हकीकत है कि यह एक अतिरिक्त ट्रैक है जो मौजूदा रूट को रिप्लेस नहीं करेगा। भ्रम है कि मौजूदा जम्मू उधमपुर कटरा ट्रैक बंद कर दिया जाएगा, जबकि हकीकत है सिर्फ फिजिबिलिटी की स्टडी हो रही है, रूट फाइनल नहीं है। उधमपुर के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उधमपुर को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह सच्चाई है और ये तमाम सारे ऐसे दावे हैं जो कि झूठ और सच को आपके सामने लेकर के आते हैं। तो उधमपुर को लेकर सरकार की प्राथमिकता क्या है, वो इस ग्राफिक से साफ हो जाता है। इसे देश के चुनिंदा अमृत भारत स्टेशन में शामिल किया गया है। आइए नजर डालते हैं उन 6 बड़े बदलावों पर जो यहां होने वाले हैं। नए प्लेटफॉर्म 2, जो कि नए प्लेटफॉर्म 4 और 5 का उसमें निर्माण होगा। मौजूदा प्लेटफॉर्म 1 और 2 और 3 को बेहतर बनाया जाएगा। फुटओवर ब्रिज को नए प्लेटफॉर्म तक बढ़ाया जाएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। साथ ही स्टेशन बिल्डिंग में मुख्य इमारत का आधुनिकीकरण और उसका सुधार किया जाएगा। यह उधमपुर स्टेशन का कायाकल्प इसके जरिए होगा। नई सुविधा में यात्रियों के लिए लिफ्ट की सुविधा भी होगी। स्टेशन के बाहरी क्षेत्र को व्यवस्थित बनाया जाएगा, यात्रियों के लिए लिफ्ट एलिवेटर की सुविधा भी दी जाएगी। तो ये तमाम सारे बड़े बदलाव होंगे जिसके जरिए उधमपुर स्टेशन का कायाकल्प होगा और उधमपुर में ये बड़े बदलाव किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दक्षिण अफ्रीका के व्यापार, उद्योग और प्रतिस्पर्धा मंत्री पार्क्स ताऊ के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार एवं निवेश संबंधों को मजबूत करने, औद्योगिक साझेदारी को बढ़ाने और फार्मास्यूटिकल सेवाओं एवं पर्यटन जैसे विविध क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों की खोज पर विस्तृत चर्चा की। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका ने मंगलवार को इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में भाषण दिया। ये भारत की उनकी 3 दिन की यात्रा का आखिरी दिन था। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। राजनयिकों, विशेषज्ञों और छात्रों की मौजूदगी में उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र को शांति का महासागर बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि साझा सुरक्षा, विवादों का शांतिपूर्ण हल और नौवहन की आजादी इसके लिए जरूरी है। साथ ही जोर दिया कि दबाव की राजनीति से बचना, परमाणु हथियारों का फैलाव रोकना और वैश्विक चुनौतियों का मिलकर समाधान करना नियमों पर आधारित व्यवस्था के लिए जरूरी है। Yet Pacific peoples have remained resilient. We are united by a shared identity and a deep guardianship of our ocean, although it is the world's ocean, the Pacific. This resilience and unity inspired the Ocean of Peace concept and its vision for the future. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को मुलाकात करने वाले फिजी के प्रधानमंत्री ने भारत को अहम साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि भारत और फिजी मिलकर समुद्री शांति और सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। राबुका ने भारत सरकार को लगातार सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया। In this effort, India is an important partner. Bilaterally,
India's support in areas like digital solutions, healthcare, renewable energy, education, and skills development helped Fiji build resilience and prosperity for our own people. Together, Fiji and India can work together to ensure that the vision of the Pacific as an ocean of peace becomes a reality. हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थायी शांति, सहयोग और विकास तभी संभव है जब सभी देश आपसी विश्वास, पारदर्शिता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान करें। फिजी के प्रधानमंत्री की ये पहल न केवल छोटे द्विपक्षीय देशों की आवाज को मजबूती देती है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत और फिजी के बढ़ते रणनीतिक संबंधों का भी प्रमाण है। डीडी न्यूज के लिए अखिलेश सुमन की रिपोर्ट। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगमामादा राबुका इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री राबुका के दौरे के दौरान भारत और फिजी के बीच द्विपक्षीय संबंधों और रक्षा क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने फिजी और भारत के बीच स्वाभाविक मित्रता पर बल दिया। प्रधानमंत्री राबुका ने कहा कि दोनों देशों में रक्षा, सुरक्षा और तकनीकी सहयोग की काफी संभावनाएं हैं। There is a lot of scope for the development of that. As we have always said in the Pacific, better the friends we have known for longer. True. And no one else apart from the British that we have known longer than India. So it is natural for us. It is a natural affiliation, True. national friendship, which stands to develop more as we go into the more technological, innovative era that we're into now, and noting India's own development in those areas, in those fields, we stand to benefit a lot. फिजी के प्रधानमंत्री ने प्रशांत के द्वीपीय देशों के प्रति भारत के रवैये की सराहना की और कहा कि भारत इस क्षेत्र के विकास के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। I believe it will be a perfect fit, and we appreciate very much India's own development and India's attitude in consideration of the smaller developing nations, particularly the island states of the Pacific. साथ ही प्रधानमंत्री राबुका ने प्रशांत के द्वीपीय देशों के प्रति भारत के रवैये की सराहना की। प्रधानमंत्री राबुका ने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय देशों के विकास के लिए जरूरी है। भारत इस क्षेत्र के विकास के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। और साथ ही फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का क्वाड फिजी के हितों की अच्छी तरह से पूर्ति करता है और उन्होंने इस समूह को क्षेत्र के लिए एक विश्वसनीय साझेदार बताया। At the moment, Quad, as it is serving our interests very well, in that it is a bloc that we have trusted for longer than any other defense or security development partners, and one that we are comfortable with, having same sort of roots and traditions, and one I hope can develop further. फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी राबुका को उम्मीद है कि चीन फिजी और अन्य प्रशांत द्वीपीय देशों की स्वतंत्रता का सम्मान करेगा तथा उनके इस अधिकार का भी सम्मान करेगा कि वो किसके साथ साझेदारी करना चाहते हैं। Hopefully they will respect our independence and our right to choose who to partner with in those strategic areas. केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीकानेर हाउस में मंगलवार को शेखावाटी प्रवासी गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय और राज्य पर्यटन मंत्रालयों ने शेखावाटी क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में किए गए प्रोत्साहनों और विकास कार्यों की सराहना की। सम्मेलन में उपस्थित भारत के शीर्ष उद्योगपतियों ने भी शेखावाटी को फिर से दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल करने की प्रतिबद्धता जताई।
का शेखावाटी अंचल जो 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले लोगों की जन्मदात्री भूमि थी। 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत की जीडीपी में टोटल कंट्रीब्यूशन जो कॉरपोरेट हाउसेस के द्वारा किया जाता था उसका लगभग 90% हिस्सा उस भूमि के वंशजों के द्वारा किया जा रहा था। शेखावाटी प्रवासी कॉन्क्लेव ये बहुत बढ़िया सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसमें कम से कम 2-3 नए डेस्टिनेशन बनने की उम्मीद है। और शेखावाटी का जो कंजर्वेशन बिल जो हेरिटेज कंजर्वेशन बिल के बारे में जो बात हुई वो एक बहुत सराहनीय काम है। भारत के स्टार शटलर पीवी सिंधु ने BWF विश्व चैंपियनशिप में जीत से शुरुआत की है। पेरिस में चल रही विश्व चैंपियनशिप में विमेन्स सिंगल्स के पहले राउंड में सिंधु ने बुल्गारिया की कलोयाना नलबंटोवा को 39 मिनट चले मुकाबले में 23-21, 21-6 से हराया। राउंड ऑफ 32 में सिंधु का मुकाबला हांगकांग की सलोनी समीरबाई मेहता और मलेशिया की लेटशाना करूपथेवन के बीच मैच में की विजेता से होगा। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।